क्या हम 90 प्लस स्कोर अपने इस मैथ्स एग्जाम में कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं कि हाँ भाई आपको ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। 2024 के पेपर में बच्चे मुझे ऑलमोस्ट 19% के आसपास का जो पोर्शन है वो मुझे डिफिकल्ट देखने को मिला। तो बड़ा ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को भीड़ से थोड़ा सा अलग करते हैं। बाकी कोशिश ये करो भैया कि हाँ दिसंबर तक किसी भी हालत में आपका सिलेबस खत्म हो जाए और 5 मॉक टेस्ट पेपर जो बनाओगे ना, हर मॉक टेस्ट पेपर को एनालाइज भी करना है कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, अगले मॉक टेस्ट पेपर में उस मिस्टेक को सुधारना है। हेलो बच्चों, जय हिंद। क्लास 12th मैथमेटिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हाल फिलहाल में मेरी काफी बच्चों से बात हुई, जिसमें कॉमर्स वाले हमारे बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, हमारे साइंस स्ट्रीम वाले सभी बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिड टर्म के एग्जाम अभी तक हमारे हुए हैं, उनके जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं कहीं ना कहीं वो हमारे फेवर में नहीं आए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाया और उसके कई सारे कारण हैं और उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी इस टाइम पर बच्चों के मन में जो एक सवाल आ रहा है कि यार अभी तो देखो एग्जाम जो भी हो रहे हैं उनमें तो हम लोग अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, पता नहीं बोर्ड एग्जाम में हमारा रिजल्ट अच्छा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, और पता नहीं हम तब तक अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्या जो एनसीईआरटी जो हम जिसके जरिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्या उसको पढ़ के क्या हमारा अच्छा स्कोर आ सकता है, क्या हम 90 प्लस स्कोर अपने इस मैथ्स एग्जाम में कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे सवाल हैं। तो एक प्रॉपर एक एनालिसिस बच्चों में आपके लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं और साथ साथ कुछ स्ट्रेटेजीज की भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग चाहे जैसा भी स्कोर आपका अभी आ रहा हो उसको किस प्रकार से आप लोग बेहतर कर सकते हैं, उसकी भी एक चर्चा हम लोग करेंगे। तो और ये जो भी बातें बेटा मैं यहाँ पे बताऊंगा, देखो वो सब चीजें जो होंगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बस टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग हम पहले कई सालों में कर चुके हैं और उनके जो रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलते हैं उन्हीं बातों को बेटा मैं यहाँ पर आपको मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए अपने ऊपर भी कहूंगा बच्चे, ठीक है। सो देखिए अभी मैंने ना जैसे 2025 में जो बोर्ड का पेपर आया था हमारा मैथमेटिक्स का, 2024 का जो पेपर आया था मैथमेटिक्स का, 2023 का जो पेपर था, तो इन सब पेपर्स को बेटा मैंने प्रॉपर इसका एक एनालिसिस मैंने किया और उसमें मैंने देखा कि कितने मार्क्स का जो है एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट या सिमिलर क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, या फिर कितने उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कंसेप्चुअल हैं, क्वेश्चंस बदल के आए हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है लेकिन हाँ उनके आंसर हम निकाल पा रहे हैं। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा या तो लेंदी होते हैं या फिर बहुत ट्रिकी होते हैं या हार्ड होते हैं कि हम उनको नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन ऑब्वियसली हमारे एग्जाम में देखने को हम लोगों को मिल जाया करते हैं। तो इन तमाम बातों को बेटा मैं यहां पे आप लोगों को दिखाऊंगा। सो देखिए शुरुआत करेंगे एक डिटेल एनालिसिस से बच्चे, जिससे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि किस किस टाइप के क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी मैंने कैटेगरी बनाई कौन सी, एक हमारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस की, या फिर वो क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब हल्का फुल्का उनमें चेंज हुआ है और उस हल्के फुल्के चेंज की वजह से कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, हमारा बच्चा तभी उस क्वेश्चन को कर पाएगा। वही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं कि हाँ भाई आपको ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को एनसीईआरटी में देखने को जरूर मिल जाएगा। थोड़ा सा कुछ ना कुछ फेर बदल करके जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहां पर हमसे पूछा हुआ होता है। तो इस तरह के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे वो भी भाई मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगा। और फिर क्या बोलते हैं, आपके जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जिसपे बहुत ज्यादा मतलब हम लोगों को सोचना पड़ जाता है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन की यार उनको अगर मैं शुरू करता हूं तो वो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन मेरे लिए यहाँ पे हो जा रहे हैं, ट्रिकी हैं या फिर लेंदी की कैटेगरी में भाई लोग उसको अगर मैं रखता हूं तो ऐसे हमारे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी भी बेटा बात करते हैं। मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले 2025 वाले पेपर की। बेटा जो 2025 वाला ये जो एग्जाम हमारा हुआ था, तो देखो क्योंकि एग्जाम में तो देखो आपको मालूम है 20 में से जो है आपके प्रैक्टिकल के इंटरनल्स के मार्क्स रहते हैं, जिसमें आपका टेस्ट होता है, आपकी फाइल बनती है और क्या बोलते हैं आपका वाइवा, ओरल वाइवा उसमें हुआ करता है। तो वो तो 20 में से बेटा देखो वो तो आपके हाथ में होते हैं। और देखो जो एकदम बहुत ही मैथमेटिक्स में खराब बच्चा है कि भैया उसकी हालत एकदम खराब है, उस बच्चे को स्कूल वाले 20 में से 16-17 नंबर दिया करते हैं, 18 नंबर दे दिया करते हैं। और अदरवाइज कोई भी बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा है, एवरेज है और आपका स्कूल में अपने टीचर्स के प्रति व्यवहार आप लोगों का अच्छा है, तो एग्जाम में उसको 20 इंटरनल्स में उसको 20 में से 20 मार्क्स मिल जाया करते हैं। बाकी रही बात रिटर्न एग्जाम की, जो 80 मार्क्स का बेटा आपका पेपर आता है, तो उस 80 मार्क्स के पेपर में बेटा ये समझ लो कि आपका लगभग 65% पोर्शन उसमें ऐसा है
जो डायरेक्टली आप लोगों को देखने को मिला एनसीईआरटी से, या तो डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला, या फिर सिमिलर बस डिजिट बदल कर क्वेश्चन भाई आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिला इन 2025 का पेपर। वही अगर मैं बोलूं कि सर कंसेप्चुअल की कैटेगरी में कितने थे, तो 20% पेपर बेटा उसमें हमारा क्या था, कंसेप्चुअल की कैटेगरी में था, और वही 15% डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी उसमें हम लोगों को जो है देखने को मिले। ये बात कर रहा हूं मैं 2025 वाले पेपर की, जो करंट ईयर में जो हुआ था। ठीक है, ऐसे ही देखो, अब देखो ये जो चीज है ना, जैसे मैंने 65% बोला है, किसी किसी में हो सकता है 63% 64% में निकल रहा हो। क्यों? क्योंकि यहां पे ना आपको मालूम है कि जो पेपर होता है उसके 5-6 रीजन के पेपर होते हैं, और हर रीजन में भी देखो आपको मालूम है कि 3-3 सेट हमारे बना करते हैं, तो इसलिए ये डेटा जो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक एवरेज आप मान के चलिए कि लगभग 65% पार्ट आपका ना एनसीईआरटी से ही आप लोगों को देखने को मिला था भाई। वहीं 2024 एग्जाम की जब मैं बात करता हूं ना, तो यहाँ पे एनसीईआरटी से लगभग 61% के आसपास क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिले थे, यानी कि 80 का अगर आप 60% निकालेंगे तो लगभग 48 से 50 नंबर बेटा आपके सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे आउट ऑफ 80। और वही 20% क्वेश्चन बेटा हमारे क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, कि मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जैक्टली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट हाँ एनसीईआरटी में आपने वैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग निकाल सकते हैं। और वैसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में बेटा देख सकते हैं लगभग 18% के आसपास क्वेश्चन जो है आपके डिफिकल्ट केस में आए थे। जैसे 2025 में डिफिकल्ट 15% है, तो 2024 के पेपर में बेटा मुझे जो है 2024 के पेपर में बच्चे मुझे ऑलमोस्ट 19% के आसपास का जो पोर्शन है वो मुझे डिफिकल्ट देखने को मिला। अब देखो जैसे मैं बोलता हूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, तो बेटा देखो ऐसा है ना, आप लोगों ने एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन देखे हुए हैं कि जैसे यहां पे लिख दिया kx², यहां पे लिख दिया 3, और यहां पर कुछ बोल दिया कि x 4 से बड़ा है और x 4 से छोटा है, और k की वैल्यू बताओ जिससे कि मेरा फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिख जाएंगे, तो वो क्या, वो एनसीईआरटी सिमिलर क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं यहां पे रख दिया करता हूं। हमने लिखा d² y में dx², ठीक है, यहाँ पे पावर में मैंने 3 लिख दिया, 4 dy/dx, ऐसे प्लस में 6 मैंने इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में क्या दिखेगा, आपको एनसीईआरटी में दिखेगा कि बताओ भाई इसका ऑर्डर क्या है, बताओ भाई इसकी डिग्री क्या है। तो ऑर्डर और डिग्री निकालना तो हम लोगों को आता है, बट देखो ये एग्जाम में देखो ये क्या खेल खेलते हैं, आपको क्या बोल देगा कि ऑर्डर अगर m है और डिग्री अगर n है, तो बताओ 2m + 3n की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अब देखो क्या है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में भाई मैं इसको रखता हूं, बट क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में बस क्या है कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ऑर्डर डिग्री क्या है, अब उसके बेसिस पे 2m + 3n फाइंड करने की अगर सवाल पूछ लिया जाए, आपसे बोल दे कि m × n बताओ क्या है, तो ये फाइंड करने का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं देगा। आपको ऑर्डर डिग्री निकालना आता है तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन भाई आप लोगों के एग्जाम में बन जाया करते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी कर रखी है, अच्छे से उसने सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ रखा है, तो समझ लो कि वो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर भी एग्जाम में कर सकता है बच्चे। वहीं देखो 2025 में लगभग 20% के आसपास ही कंसेप्चुअल थे, और यहां पर भी हमारे लगभग 20% जा रहा है ना यार, 20, 18.8 एंड 61.3, हाँ मतलब वो ऑलमोस्ट पूरा 20% के आसपास हमारे यहाँ पर ये बन रहा है। तो बच्चे ये जो चीज है देखो, मतलब कंसेप्चुअल पार्ट इतना हमारा आ रहा है भाई, और इजी पार्ट हमारा इतना आ रहा है। तो देखो जो मेरी फाइंडिंग थी ऐसी 2023 में भी यही था, 2023 में भी ऐसी था। हालांकि 2022 में तो फिर टर्म 1 टर्म 2 करके इन्होंने एग्जाम किए थे, तो उसको भाई मैंने नहीं देखा, बट जो पिछले 3 साल के जो पेपर हैं उनको भाई मैंने यहाँ पे देखा है। और बच्चे मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि अगर ओवरऑल जो मेरी फाइंडिंग जो है कि भैया जो पेपर में हमको क्या देखने को मिला है कि ऑन एन एवरेज 63% क्वेश्चन जो हमारे हैं वो डायरेक्टली एग्जाम्स में एनसीईआरटी से आ रहे हैं। डायरेक्ट कहां से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं। सर 63% कितना, मतलब लगभग मान के चलो ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स बेटा, लगभग 50 नंबर, कितने में से 80 में से लगभग 50 नंबर आपको एनसीईआरटी से देखने को मिल रहा है। अब देखो जब मैं 50 बोलता हूं ना, तो ये +-3 हो सकता है भैया, क्या पता 47 आ जाए, क्या पता ये 53 भी हो जाए, 55 भी होने को हो सकता है भैया, है ना, वो तो उनकी मर्जी, वो कैसे वो दे दे, है ना। तो एनसीईआरटी से इतना तो होता ही है भाई। फिर वही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं, तो लगभग 20 से 22% के आसपास क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। मतलब मान के चलो कि लगभग 17 नंबर, अब इसमें भी +-2 बेटा आप करके रख लो,
है ना। अभी 15 भी हो सकता है, ये 19 भी हो सकता है। तो ये ऐसे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बन जाते हैं। और वहीं पर अगर मैं ट्रिकी क्वेश्चंस की बात करूं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करूं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस की जब मैं बात करता हूं, तो 15% क्वेश्चंस यानी कि लगभग 13 मार्क्स, अब ये भी +-2 हो सकता है, होने को 10 नंबर में आ जाए, हो क्या पता 15 नंबर में आपके डिफिकल्ट आ जाए, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो एक वो बच्चा जिसके मन में ही सबसे बड़ा सवाल है कि यार मैं सिर्फ अगर एनसीईआरटी ही करूं तो मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे, मैं एनसीईआरटी का हर एक एग्जांपल कर लूं, मैं एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन कर लूं, मैं हर एक कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लूं, मैं उसकी 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लूं, तो मेरे कितने मार्क्स गारंटीड आ ही जाएंगे यार। तो देखो गारंटीड की तो देखो कोई बात नहीं होती, देखो क्यों, क्योंकि देखो एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं ना, पता नहीं उस समय पर जो है आपका माइंडसेट कैसा है। कई बार कुछ बच्चे खो से जाते हैं और वो आते हुए पेपर को गलत करके आ जाते हैं, और कुछ बच्चे जो ऐसा पढ़ के गए हैं वैसा लिख के आते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर हालात सब एकदम नॉर्मल रहे तो उस सिचुएशन में 50 और 17 मतलब ये मान के चलो 80 में से लगभग 62 से 68 नंबर बड़े इजीली आप सिर्फ एनसीईआरटी करके स्कोर कर सकते हो। और उसमें मैं मान के चल लूं कि प्रैक्टिकल में भी आपको अगर 20 नंबर मिल गए हैं, तो मेरा मानना यह है कि लगभग 82 से 88 नंबर बेटा, 82 से 88 आपके आउट ऑफ 100 जो है इतने आपके एग्जाम में बन जाने चाहिए। बाकी रही बात कि सर 82 से 88, अभी देखो ये होने को 81 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ना कि आपकी तैयारी किस प्रकार से हुई है बच्चे, आपने एनसीईआरटी को किस प्रकार से समझा है ना। तो ये इतना तो आपका आ ही रहा है। बाकी रही कि वो जो 10 से 12 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन अभी भी रहेंगे, जो डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में आते हैं, तो बेटा ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को भीड़ से थोड़ा सा अलग करते हैं, जो बताते हैं कि आप कितने शार्प माइंड के हैं, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप कितनी तीव्रता के साथ, कितनी जल्दी बेटा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कितने आप तेज हैं, कितने आप बेहतर हैं। तो वो बेटा वो 10 से 12 नंबर ना फिर उस हिसाब से डिसाइड होंगे भाई। बाकी ये है कि हाँ हम कोशिश कर सकते हैं भाई हम 90 तक पहुंचने की, क्योंकि बच्चे ले आते हैं। वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर आया है तो ऐसा नहीं है भाई कि वो एकदम ही डिफिकल्ट है और हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। कई बार वो लोग ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं कि जो हम लोग तुरंत क्लिक कर जाते हैं, क्लिक करके यार आंसर हमारा निकल जाता है। बस एक जैसे इंटीग्रेशन के कई क्वेश्चन क्या होते हैं कि एक ट्रिक पता चल जाए कि हाँ यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाना है, यहां पर किसको टीलेट करना है, बस एक हमको एक हिंट मिल जाए कि पहला पार्ट में उसको इनिशिएट कर दूं, जैसे ही वो इनिशिएट हो जाता है तो भैया उसके बाद क्वेश्चन आगे हो जाता है। तो एक वही बात होती है कि बेटा एक स्ट्राइक हमको मिल जाए कि यार बस पहला हिंट मिल जाए कि हमें करना क्या है। वो चीज बेटा जिसका माइंड स्ट्राइक सोच लेता है वो कर जाता है भाई, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ना यार हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, ऐसा नहीं है। हमें कोशिश ना पूरी 100 की ही करनी चाहिए, हमें कोशिश पूरी 100 की ही करनी चाहिए। देखो मैं खुद की बात कर रहा हूं बेटा, मैंने 2011 में अपनी क्लास 12th मैंने पास करी थी। 2011 में मैंने उस टाइम पे तो पूरा हमारा 100 मार्क्स का ही पेपर जो है एनसीईआरटी कर रहा हूं यार, पूरा 100 मार्क्स का पेपर ही हमारा आया करता था। और क्या बोलते हैं, इंटरनल्स की मार्क्स नहीं होते थे, 20 मार्क्स का हमारा कोई सीन नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है। सो मैंने उस टाइम पे बच्चे आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही करी है, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही करी थी मैंने, और मैंने और कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मेरे आ गए थे। लेकिन देखो मतलब मैं एनसीईआरटी को तो बेटा मैं देखो मैं क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे कहूंगा कि उसका योगदान है, मैं उसकी भूमिका मैं मानूंगा, उसका रोल है एनसीईआरटी का। बट एनसीईआरटी के साथ साथ बच्चे ये नहीं थे कि मैं हाथ में हाथ धर के बैठा हुआ था, मैं एनसीईआरटी 10 बार करके बैठ गया हूं, नहीं। हम थोड़ा सा और भी बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे, हम थोड़ा सा लेवल अप करने की कोशिश करेंगे यार। हम लोगों ने बेटा ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी सबसे पहले एनसीईआरटी के बेटा हर एक क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है अच्छे से, उसके क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन उनके आंसर्स को मैच करना भैया एनसीईआरटी से, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा, एग्जाम्पल्स कोई सा भी एग्जाम्पल बेटा हम लोगों को छोड़ना नहीं है। हाँ कुछ है ऐसे दो कुछ फालतू के एग्जाम्पल्स, वो आपके जो भी टीचर वगैरह होंगे, जो भी आपके मेंटोर होंगे, उनसे आप बात कर लेना कि इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, उनको आप स्किप कर सकते हैं। बट बाकी मेजॉरिटी जो हमारी एनसीईआरटी उसके सभी एग्जाम्पल, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं बच्चे, ठीक है। और दूसरा क्या है ना कि आपके एनसीईआरटी के इन्हीं क्वेश्चन से ही बेटा आप लोगों को एग्जाम में केस स्टडी देखने को मिल जाती हैं, एमसीक्यूज देखने को मिल जाते हैं। जो ग्राफ वाले चैप्टर लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके जो ग्राफ हैं, ग्राफ के ऊपर एनसीईआरटी में हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ग्राफ के ऊपर एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आईटीएफ के जो ग्राफ है ना बेटा, आईटीएफ के जो ग्राफ है,
जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके ग्राफ बेटा आप लोगों को जरूर समझने हैं, क्योंकि उनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, आपका फिर एक चैप्टर है, आपका एक चैप्टर है कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसकी जो एनसीईआरटी है ना बेटा, इसकी जो न्यू एनसीईआरटी है वो मत करना, उसको मत करना। उसकी अगर आपको तैयारी करनी है तो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से करना, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा आप लोग तैयार करना। आपके जो भी मेंटोर होंगे, जो भी आपके टीचर होंगे, आप उनसे ना ओल्ड एनसीईआरटी में से कुछ क्वेश्चन डिलीट करवा देना जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट जो नई एनसीईआरटी ना बेटा, नई एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं है, जो सिलेबस में है वो भी इन्होंने नई एनसीईआरटी से हटा दी है, तो इसलिए नई एनसीईआरटी पे ट्रस्ट ना करना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए ओल्ड एनसीईआरटी आप लोगों को करनी है। हाँ, अगर आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही हो कि यार हमको कौन कौन से क्वेश्चन करने में समझ में नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन में बेटा आप मेरे जो लाइव वाले वीडियोस हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के, कॉमर्स वाला पे आपको मिल जाएंगे। आप उन वीडियो की जो क्वेश्चंस है उन्हें आप अच्छे से कर लेना भाई, आपका काम बन जाएगा। ये मैंने बोला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मैंने आपसे क्या बोला, आईटीएफ के जो ग्राफ है ना बेटा, उन ग्राफ को अच्छे से समझ लेना भाई, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से कर लेते हो, लगभग ये समझ के चलो कि 70% भैया आपकी तैयारी जो है यहाँ पर बड़ी, 70 या ज्यादा मतलब 80% तैयारी भाई आप लोगों की जो है यहाँ पर हो चुकी है भाई, 80% प्रिपरेशन आप लोगों की हो चुकी है। लेकिन हम अगर बोलते हैं कि सर नहीं, हमें तो 90, 92, 93, 95, हमें तो 100 हमने टारगेट मान रखा, हमें 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, तो बड़ा ध्यान रखिएगा। आप सभी बच्चों के लिए भाई ये बात है, आप लोगों ने कोशिश करना कि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए, एग्जाम से बहुत पहले आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाए। जनवरी का जो कुछ समय होता है आप लोगों के स्कूलों के चक्कर ही लगते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स के चक्कर में, ये वहां पर आप लोगों का काफी टाइम वेस्टेज होगा। कोशिश कीजिएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा है ना बेटा, वो सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। आप ट्यूशंस में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, जहां से भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कोशिश करो कि भैया टाइम पे आपका सिलेबस ओवर हो जाए। बाकी देखो, मेरी जो बच्चे मेरे पास अप्रैल से पढ़ रहे हैं, मैंने उनका टारगेट रखा हुआ था कि भाई मैं तुमको धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा, A to Z सब बढ़िया से पढ़ाऊंगा, तुम्हारा नवंबर मिड तक मैं सिलेबस खत्म करवाऊंगा। ऐसे ही एक बैच मेरा जून जुलाई में स्टार्ट हुआ था, तो उनका सिलेबस दिसंबर तक खत्म मैं करवाऊंगा, तो ये मैंने उनके लिए बोला हुआ था। तो बाकी कोशिश ये करो भैया कि हाँ, दिसंबर तक किसी भी हालत में आपका सिलेबस खत्म हो जाए। थोड़ा ऊपर अगर जा रहा है तो भैया 10-15 जनवरी तक जा सकता है, बट हाँ, सिलेबस खत्म करने की जल्दबाजी के चक्कर में ये मत करना कि भैया जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझा ही नहीं, क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है बेटा वो आप लोगों ने करी ही नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो चैप्टर को जल्दी से खत्म करने के चक्कर में कि चल भाई कल मेरा पेपर, एक फटाफट से कोई एक वन शॉट देख लेता हूं। तो बेटा वन शॉट भी अगर आप कोई देख रहे हो ना बच्चे, तो आप डिटेल्ड वन शॉट देखना, डिटेल्ड। क्योंकि सोचो ना, इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर है वो कभी 2 घंटे में खत्म नहीं हो सकता। अगर इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर के लिए बेटा अगर आप कोई 2 घंटे का वन शॉट देख रहे हो, तो समझ लो बेटा कि आप खुद को ही आप नुकसान पहुंचा रहे हो। वही मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है आपने बोल दिया कि हमने तो 1.5 घंटे में खत्म कर लिया, क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी हमने 2 घंटे में खत्म कर लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। मैट्रिक्स जैसे चैप्टर के लिए भी बेटा 2 से 2.5 घंटे का टाइम लग जाता है वन शॉट बनाने में। आप कॉमर्स वाला इसी चैनल पे बेटा आप देखेंगे तो मेरे जो 12th के जो भी नए वाले वन शॉट्स आए हैं उनकी ड्यूरेशन आप देखिएगा 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, और ये क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लगभग 7 घंटे गया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसमें मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करवाई, उसके बावजूद वो 6 घंटे के आसपास का चले गया है। आप मेरा पुराना इंटीग्रेशन का वीडियो देखेंगे, 11 घंटे बेटा मैंने उसमें इंटीग्रेशन पढ़ाया है। तो ये डिटेल्ड वन शॉट है, इसमें कुछ छोटा नहीं है। इनको जब आप करेंगे ना बेटा तो एग्जाम के पीवाईक्यूज भी उसमें कवर होंगे, एनसीईआरटी भी बेटा उसमें कवर होगी। तो कोई भी वन शॉट आप देखो ना तो डिटेल्ड वन शॉट हो बेटा, 1.5-2 घंटे वाले किसी भी वन शॉट के ट्रैप में आप लोग ना पड़िएगा, ठीक है। मेरे वन शॉट देखो, किसी के भी देखो भाई, वो आपकी मर्जी, बस ये ध्यान रखिएगा डिटेल्ड वन शॉट बेटा वो होना चाहिए। फॉर्मूले बेटा आप लोगों को आज से ही याद करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, इंटीग्रेशन है बेटा, इंटीग्रेशन वेक्टर है, 3D है, आपका ये प्रोबेबिलिटी आ जाता है ना। फिर उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री के हमारे कई सारे शॉर्टकट्स हैं, जादू हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं भाई। तो ये ना एग्जाम से एक हफ्ता पहले नहीं याद हो पाएंगे, ये आपको आज से याद करने स्टार्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप आज याद करोगे तो कल भूलोगे, परसों याद करोगे तो नेक्स्ट डे भूलोगे, 2 बार भूलोगे, तीसरी बार याद करोगे तब जाके भैया वो आपको अच्छे से याद हो पाएंगे। और ये मत
बोलना बेटा कि हम चीज याद करते हैं पर हम भूल जाते हैं। बेटा अगर आप भूल रहे हो ना तो बार बार याद करो, जब तक एकदम कंठस्थ अच्छे से हो नहीं जाता ना तब तक छोड़ना नहीं है बेटा, क्योंकि आप छोड़ोगे तो उसमें आपका नुकसान है ना बच्चे। आप अभी यहाँ 12th में अगर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे तो यही चीज बेटा आप लोगों को हेल्प करने वाली है आपकी हायर स्टडीज में, यही आपको हेल्प करने वाला आपके सीयूईटी एग्जाम में, और यही कल को गवर्नमेंट जॉब, सीएटी या आपका सीए फाउंडेशन, ऐसे एग्जाम्स की बेटा अगर आप तैयारी करते हैं तो वहां पर भी ये चीज बेटा आप लोगों को निश्चित तौर पे हेल्प करने वाली है। तो इस बात का भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी देखो जब मैं बात करता हूं ये जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, इसमें मैक्सिमा मिनिमा जो टॉपिक है यार, इस पे बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये एक ऐसी चीज होती है जिसको बच्चा आज पढ़ता है तो कल भूल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लगभग 3 बार की जो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन है, लगभग 3 बार की रिवीजन आप लोगों को करनी है। रिवीजन कह रहा हूं ये 3 बार की, वरना अब देखो ये बच्चे टू बच्चे पे भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चे कहते हैं हम तो 3 बार में भी भूल जाते हैं, बट यार ये है कि हाँ मैंने अपने टाइम पे मैंने 3-3 बार इन क्वेश्चंस को किए थे तब जाके मुझे वो याद हो पाए थे। इंटीग्रेशन में बेटा कम से कम 2 बार की रिवीजन आपकी बहुत होनी जरूरी है। प्लस वो जो ट्रिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जुगाड़ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि ट्रिक याद रखनी होती है, उन ट्रिक्स को बार बार हर 2-3 दिन में रिवाइज करो बेटा, है ना। ये करना पड़ेगा। देखो मेहनत यार, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आप लोगों को अभी आना पड़ेगा। फायदा इसका निश्चित तौर पर बेटा आप लोगों को कुछ महीने के बाद देखने को मिलेगा। बाकी सब हो जाए ना बेटा, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ। बच्चे बोलते सर हम क्या प्रीवियस ईयर की कोई बुक खरीद लें? बेटा खरीदने की जरूरत नहीं है। गूगल पे ही आप लोगों को ना 2023, 2024, 2025 के पेपर, बोर्ड एग्जाम के सीबीएसई के पेपर मिल जाएंगे। आज सुना सीबीएसई में भी ना बेटा 2023 के आपको 5 सेट मिलेंगे, 5 रीजन के पेपर मिलेंगे, 5 रीजन, हर रीजन के 3 सेट होंगे। 2024 के आपको 5 रीजन के पेपर मिलेंगे, हर रीजन के 3 सेट होंगे। 2025 के आपको 5 रीजन, 5 या 6 भी हो सकते हैं, आई थिंक मैं श्योर नहीं हूं, मैं 5 या 6 रीजन के पेपर आप लोगों को मिलेंगे और हर रीजन के आपके 3 सेट होंगे। समझ रहे हो? तो सोचो अगर सिर्फ एक एक सेट भी अगर मैं मान के चलूं तो 5, 10, 15, आपके 15 सेट बेटा यहां पर बन रहे हैं। हालांकि तीनों सेट में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफरेंट भी होते हैं, बट बहुत से क्वेश्चन उसमें सेम भी होते हैं। तो 15 सेट तो बेटा आपके यही बन गए, और इन 15 सेट में ना बेटा आपके बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन ना आपके कवर हो रखे हैं। हाल फिलहाल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बेटा इनमें आपको कवर मिल जाएंगे। और आपको लगे कि ये तो कम है, तो बेटा मैं एक चीज बता देता हूं, 2023 का कंपार्टमेंट का भी बेटा आपको पेपर मिल जाएगा, 2024 का भी आपको कंपार्टमेंट का पेपर मिल जाएगा, 2025, ये सब गूगल पे मिल जाएगा भाई, ढूंढो सब मिलता है भाई। तो कंपार्टमेंट का पेपर भी बेटा आप लोगों को यहां पर मिलेगा बच्चे, तो आप उनको भी प्रैक्टिस करो। और याद रखिएगा एग्जाम से पहले अलग से भी बेटा आप लोगों को ना 5 मॉक टेस्ट पेपर बेटा जरूर बनाने हैं। और 5 मॉक टेस्ट पेपर जो बनाओगे ना, हर मॉक टेस्ट पेपर को एनालाइज भी करना है कि कहां मिस्टेक हो रही है, अगले मॉक टेस्ट पेपर में उस मिस्टेक को सुधारना है। तो ये सब काम करने पड़ते हैं बच्चे। मैंने अपने टाइम पे मैं इसी तरीके से मैंने सिस्टमेटिकली मैंने तैयारी करी है और मुझे यार फायदा मिला है। और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं इतने साल से, मैं कोशिश यही करता हूं कि यार बच्चों की रिवीजन जितनी ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन उनको करवाऊं। और ये देखो आप वो मेरे पास्ट वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा हमने किया है और बच्चों को निश्चित तौर पर उसका फायदा होता है। वो बच्चा जो अक्टूबर नवंबर में अपनी तैयारी करता है ना, मतलब स्टार्ट करता है, वो बच्चा भी एग्जाम में 92, 93, 99 स्कोर कर जाता है। तो असंभव नहीं है, चीज इतनी मुश्किल नहीं है ना। आप दिल से अगर मेहनत करेंगे बेटा तो फायदा जरूर आप लोगों को मिलेगा। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये ध्यान रखिएगा, आपका मिड टर्म का पेपर अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, आपने रिवीजन नहीं करी थी, आपकी तैयारी 100% क्या आपकी 60% भी तैयारी नहीं थी। जब तैयारी 60% ही नहीं है तो मार्क्स भी कहां से 60% आएंगे। इसलिए आपके मिड टर्म का रिजल्ट खराब आया है और यही चीज आपके प्री बोर्ड के लिए भी होने वाली है, क्योंकि प्री बोर्ड में भी ऑब्वियसली हमारी तैयारी, तब तक सिलेबस ओवर हो चुका होगा बट रिवीजन कहां हुई होगी। मैं एकदम एक्सट्रीमली होशियार बच्चों की बात नहीं कर रहा यार, मैं या फिर मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं कि जिनके स्कूल में बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। उनको तो फिर स्ट्रेटजी की भी जरूरत नहीं है ना फिर, है ना। बट मैं बात कर रहा हूं कि जिनके साथ समस्याएं हैं, तो आप ना अपने प्री बोर्ड के रिजल्ट की वजह से परेशान ना होना, आप अपने मिड टर्म के रिजल्ट की वजह से परेशान ना होना। आप किसी भी स्ट्रीम के हो बेटा, ह्यूमैनिटीज के हो, साइंस के हो, आप कॉमर्स के हो बेटा, आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर बोर्ड्स में अच्छा आएगा, बोर्ड्स में अच्छा आएगा। स्कूल वाले कहेंगे आपको कि हाँ यार 20 में से 20 नंबर हम तुमको नहीं दे रहे, हम तुम्हें 18 दे देंगे, हम तुम्हें 19 देंगे। भाई 18, 19 नहीं, वो 20 ही देंगे आपको,
बहुत कोई बहुत बुरा बच्चा है तो उसको 19 देते हैं या उसको 18 देते हैं, बाकी 80 मार्क्स तो आपके हाथ में है ना बेटा, वो 80 नंबर तो आपके हाथ में है ना, उस 80 में से आप मेजॉरिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम लाने की कोशिश करो, ये ध्यान रखिए, है ना। तो इन रिजल्ट्स की वजह से परेशान ना होना, मैं कह रहा हूं ना, अक्टूबर नवंबर में भी जिस बच्चे ने तैयारी स्टार्ट करी होती है, मेरे पास ऐसे लाइव ऐसे एग्जांपल्स हैं कई सारे, जो बच्चे प्री बोर्ड में फेल हुए हैं और उन्होंने बोर्ड्स में 95 96 स्कोर करके दिखाया है। तो बेटा आप भी कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बाकी देखो मैं आपके साथ में हूं भाई, मेरे इसी चैनल पे बेटा वन शॉट में चैप्टर वाइज सभी वन शॉट्स को लाने की कोशिश कर रहा हूं। जिनके अब तक जल्दी से नहीं आ पाए हैं उनमें आप पुराने वाले वन शॉट मेरे देख सकते हैं, बाकी जिनके नए वन शॉट आ चुके हैं बेटा वो इसी चैनल पे आपको सारे मिल जाएंगे, उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी बड़ा सुझाव आप लोगों को चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा बच्चे, ठीक है। बाकी मिलेंगे बेटा आप लोगों से, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।